2 मिनट में अथी हो जाए। अभी मत करिए, अभी मत करिएगा। देखिए तो ये येलो ज्यादा डीप लग रहा है। नहीं ना, येलो ठीक है। और व्हाइट, ये दोनों सही है शायद। नहीं, ग्रीन भी है। अच्छा, अच्छा मतलब ये दोनों अच्छा है ना? सही है। हेलो। सही है। कलर तो सही है। सही है, यही दोनों यूज करेंगे और क्या। हेलो बाबू। अच्छा, आप इस क्लास के हो? मोबाइल नहीं है आपके पास? अच्छा, कोई बात नहीं। तो पिछले क्लास में हम सब पढ़ रहे थे क्वेश्चन, है ना? केमिकल काइनेटिक्स बना रहे थे। उसी में कुछ कुछ थ्योरी बचा हुआ है और ये करेंगे आज। थ्योरी जो भी है वो समाप्त कर लेंगे हम लोग, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन सब रहेगा वो सारे के सारे देख लेंगे। तो आज इट मे बी पॉसिबल या नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन आप सब बना भी रहे होंगे, है ना? पूरा विश्वास है आप पर, आप बिल्कुल बना रहे होंगे, बन भी रहा होगा क्वेश्चन। और थ्योरी जो भी है, थ्योरी सिंपल सिंपल थ्योरी था जो कि आपने देखा है। थ्योरी थोड़ा इसमें कम है, प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। हर टाइप का लगभग प्रॉब्लम बनाए हो, है ना? एक दो ग्राफ वाला होगा, तो पिछले चैप्टर जैसे ग्राफ है, सबका वैल्यू दिया हुआ है आपसे, वो भी बनेगा। तो थ्योरी सब जो सब है वो आज हम सब देखेंगे। तो पढ़ रहे हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स, है ना? चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो केमिकल काइनेटिक्स, ये 5th पार्ट है आपका। पिछले क्लास तक में 4 पार्ट देखे थे। एक पार्ट में तो 2 पार्ट में आपका उसमें कंबाइंड है, तो जो कंबाइंड है तो वह भी अच्छे तरीके से देख लेना है। और जिसका छूटा हुआ वो फर्स्ट पार्ट से देख लेगा, है ना? फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ जो है वो कंबाइंड है ना? और थर्ड फोर्थ कंबाइंड है, मतलब अदर पेपर के साथ भी कंबाइंड है। 4 घंटा का देखिएगा, वीडियो होगा। जल्दी से आप कर लीजिएगा क्योंकि वहां से वीडियो जो होगा हम सब डिलीट कर देने वाले हैं। तो आप पढ़ लीजिए क्योंकि आपके लिए है सिर्फ, ठीक है? और ये 5th पार्ट है आज। और एक दिन क्लास और करके हम लोग समाप्त कर लेंगे। एक दिन क्लास इसलिए और रखेंगे, एक्चुअली समाप्त तो आज ही हो जाएगा। रखेंगे जो आप बनाएंगे इन टेक्स्ट का क्वेश्चन और एक्सरसाइज का क्वेश्चन, तो हो सकता है आपसे कुछ ना बने। जो आपसे ना बनेगा और ट्राई कर लिए हो वो मुझे भेज दोगे, व्हाट्सएप कर दोगे, तो उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास के वीडियो में जो होगा पूरे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जो जो आपसे नहीं बना है वो
अब जो बन जाएगा या जो बन गया है उस पर डिस्कस नहीं करेंगे हम सब, है ना। क्वेश्चन हर टाइप का देखे भी थे आप, रेट ऑफ रिएक्शन का, सब फर्स्ट ऑर्डर का ही रिएक्शन ज्यादा पूछ रहा था। तो अब देखिए यहाँ पर अब आगे हम लोग चलते हैं। इस चैप्टर में टॉपिक है एक, उसका है अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि से जान पहचान आपको पहले से भी है। जो रिएक्टेंट अभिकारक की सांद्रता के पावर में n जो होता है उसे आप अभिक्रिया की कोटि कहते थे, याद होगा। अब उसी में अलग अलग आपको दे देता है डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। डिफरेंस निकालने के लिए, दोनों के अंतर निकालने के लिए, किसके बीच में, अभिक्रिया की आणविकता के बीच में और अभिक्रिया की कोटि के बीच में। इस दोनों के बीच में आपको बोलेगा क्या, अंतर लिखिए। किसके बीच में, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि के बीच में अंतर हम बताना चाहते हैं। बहुत ही आसान है, समझिएगा, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। ये अभिक्रिया की कोटि है और एक है अभिक्रिया की आणविकता। ये अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में, दोनों में अंतर हम आपको आज बताने वाले हैं। बहुत ही आसान है, समझिएगा। अब यहां पर इसका क्या है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये जो होगा ये है ऑर्डर ऑफ मोलेकुलरिटी, ये होगा ऑर्डर ऑफ मोलेकुलरिटी, ठीक है। ये जो है ये है ऑर्डर ऑफ मोलेकुलरिटी, ऑर्डर ऑफ मोलेकुलरिटी। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान लगेगा आपको, इस दोनों में अंतर बहुत बार पूछा है और बहुत बार चाहिए, तो आप समझिएगा ध्यान से। ऑर्डर ऑफ ये रिएक्शन है और ऑर्डर ऑफ मोलेकुलरिटी है। तो अभिक्रिया की कोटि होता है क्या, कोई भी अभिक्रिया दिया रहेगा, तो कोई भी अभिक्रिया दिया रहेगा, समझना। पहले हम ये बताना चाहते हैं आपको अभिक्रिया की कोटि के बारे में। तो अभिक्रिया की कोटि के बारे में मान लेते हैं यहां पर ए से आपको बी बना, ए से आपको बी बना, देखो समझना है ज्यादा थोड़ा। अब ए से बी बना तो इसका रेट दिया रहेगा, बिना रेट दिया हुआ अभिक्रिया की कोटि नहीं निकाला जा सकता है। कोई अभिक्रिया से अभिक्रिया की कोटि नहीं निकाल सकते हैं। कोई पूछेगा ए प्लस ए इक्वल्स बी बना, बताओ इसका अभिक्रिया की कोटि नहीं होगा, इसका नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है ना। ये रेट दिया रहेगा तभी निकाल सकते हैं आप अभिक्रिया की कोटि। यानी रेट बराबर क्या होगा, मान लेते हैं कि ये ए के पावर में मान लो दे दिया 2, ये दिया रहेगा, तो जो पावर में दिया रहेगा इसे क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि यानी n दिया हुआ है, यहां पर यही है 2, तो 2 यहां n बराबर क्या हो गया, n क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि को n से लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो ये क्या हो गया 2, तो ये अभिक्रिया की कोटि ऐसे, ये दिया रहेगा उससे मतलब नहीं है, हमें ये रेट दिया रहेगा तभी अभिक्रिया की कोटि आप निकाल सकते हो। जैसे यहां पर आप बोलेंगे सर 2 कहां से लिख दिया आप, ये कहीं से नहीं, ये गिवन है, दिया हुआ है तब लिखे हैं। यहां पर 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, ये नहीं हम ये लिखा है तब हम ये लिखे 2, बिल्कुल ऐसे नहीं किए हैं, है ना। ये रेट दिया रहेगा, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। प्रैक्टिकल वैल्यू सिर्फ प्रैक्टिकल के सहारे निकाल सकते हैं, थ्योरी से नहीं निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि जो है ये प्रायोगिक मान है, ठीक है, सैद्धांतिक मान नहीं है जो कोई सिद्धांत होगा थ्योरी से निकाल देंगे आप, प्रैक्टिकल वैल्यू है। यही डिफरेंस में हम लिखवाने वाले हैं, ये याद रखिएगा। अब यहां पर फिर हम क्या बताना चाहते हैं, मान लेते हैं यहां पर N2 है और प्लस यहां पर H2, ये इक्वल्स बन गया यहां पर NH3,
बैलेंस कर देते हैं, यहां पर 2 हो गया, यहां पर 3 हो गया, बैलेंस है। अब यदि ये आपको रिएक्शन दिया हुआ अभिक्रिया की यहां पर ये मान लो दे दिया है, तो मुझे बताओ ये जब दे दिया है इसका मतलब ये दिया रहेगा, इसका मतलब क्या आप निकाल लोगे अभिक्रिया कोटि? नहीं, ये दिया है, ये बैलेंस तो है, अभिक्रिया कोटि बताओ नहीं हो सकता है, इसका नहीं निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रायोगिक मान है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, थ्योरिटिकल वैल्यू नहीं होता है जो बस बैलेंस करके कुछ निकाल सकते हैं आप। हाँ, इसी में रिएक्शन है। अब यहां पर इसका रेट दे दिया है, इसका मान लेते हैं रेट दे दिया है, रेट के दे दिया है, ये N2 के पावर में कुछ दे दिया है, और नहीं कुछ है तो 1 है, और H2 के पावर में मान लो कुछ दे दिया है, यहां पर हाफ लिख दिया। तो N बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर N2 के पावर में कितना है 1, और H2 के पावर में कितना है हाफ, तो ये 1 प्लस हाफ बराबर क्या होगा 3/2। तो ये 3/2 जो हो जाएगा ये अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, उससे मतलब नहीं, तो बैलेंस किए हुआ है, इससे मतलब नहीं है रेट, रेट हमें दिया रहना चाहिए, तभी अभिक्रिया की कोटि निकाला जा सकता है ना। तो अभिक्रिया की कोटि कभी भी निकालेंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये हम सबको क्या दिया रहना चाहिए, रेट दिया रहेगा। देखो रेट दिया था तब हम निकाल लिए, रेट दिया रहेगा तो निकाल सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि हम रेट के थ्रू निकालते हैं, यह एक प्रायोगिक मान है। लेकिन यदि हम आप लोग को अभिक्रिया की आणविकता बताएं, तो अभिक्रिया की आणविकता अलग चीज होती है, ये थ्योरी से निकाला जा सकता है। जैसे यही रिएक्शन ले लेते हैं, है ना, तो यही रिएक्शन लेते हैं, मान लो रिएक्टेंट है, इससे यहां पर प्रोडक्ट बना, यहां पर ये मान लो ए मोल है, यहां पर मान लो बी मोल है, तो ये इस साइड में होता अभिकारक, इस साइड में होता उत्पाद, होता है ना, या इस साइड में आप अभिकारक को अभिकर्मक बोलते हैं, है ना। तो अभिकर्मक का जितना अणु रहेगा ना उसे ही आणविकता कहते हैं। इसमें कितना मोल है, ए मोल है कि नहीं है, इसमें कितना मोल है ए, इसका आणविकता कितना हो जाएगा ए, इसका आणविकता कितना हो जाएगा ए, है ना, इसका आणविकता कितना हो जाएगा ए। मतलब क्या होगा, अभिकार इस साइड में, रिएक्टेंट साइड में, उस साइड में कितना मोल है उससे मतलब नहीं है, इस साइड में जितना अणु रहेगा, है ना, जितना अणु रहेगा वही हो जाएगा अभिक्रिया की आणविकता। जैसे यहां पर ये रिएक्शन जो लिखे हो, ये रिएक्शन ले लेते हैं, देखो यहां पर रिएक्शन ले लेते हैं, ये N2 है और प्लस यहां पर 3H2 है, और इससे जो बन जाएगा वो क्या बनेगा 2NH3 बना, ठीक है। देखो बैलेंस है, तो इस साइड में क्या है उससे मतलब नहीं है, इस साइड में कितना मोल है, ये 1 मोल है, और इस साइड में कितना मोल है 3 मोल है ना बाबू। तो 1 इधर, तो N2 आगे में कितना है 1 है, और उस साइड में कितना है 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 होगा कि नहीं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया और ये 3, तो टोटल कितना हो गया 4। तो अभिक्रिया की आणविकता जो होगा वो क्या हो जाएगा 4 मोल। तो यहां पर आणविकता की बात किया जाए तो यानी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मोलेकुलरिटी जो हो जाएगा आणविकता, ये क्या हो जाएगा 1 + 3 इक्वल्स क्या होगा 4 होगा। ये चीज ध्यान देना है आपको, ठीक है, ये 4 होगा। अभिक्रिया की आणविकता कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये आपको निकालना है, ऐसे करके आप निकालोगे, ध्यान देना। तो सिंपल है, यानी इस साइड में अभिकारक की साइड में जितना भी मूल होगा, जितना भी अणु होगा, उसे ही अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। तो अभिक्रिया की आणविकता यानी किसी भी अभिक्रिया में अणु का, कुल अणु का मूल जो होगा या कुल अणु जो होगा, अभिकारक का अणु जो होगा, उसे ही क्या बोलते हैं आप, अभिक्रिया की आणविकता बोलते हैं। फिर से देखिए, यदि इसको पलटी कर दे, इसको उलट दे हम, यहां पर 2NH3 है इक्वल्स आपको बन गया यहां पर N2 + 3H2, N2 + 3H2। इस साइड में प्रोडक्ट क्या है उससे कोई मतलब नहीं है आपको, रिएक्टेंट क्या है वो देखने हैं आपको। तो जब रिएक्टेंट देखने हैं तो क्या होगा, इस साइड में कितने मोल है 2 मोल है, देख लो। तो 2 मोल है तो इसका आणविकता क्या हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं। अब इस दोनों में जब ये ऐसे समझे तो इसके लिए ये क्या होगा, प्रायोगिक मान है, और ये क्या है, सैद्धांतिक मान है।
एक प्रायोगिक मान होगा और एक क्या होगा, सैद्धांतिक मान होगा, जो सिद्धांत के थ्रू आप थ्योरी से निकालेंगे, एक प्रैक्टिकल से निकालेंगे। अब देखो ये कभी भी निकालोगे आणविकता में, ये कभी हो सकता है क्या जीरो मोल से कुछ बना, नहीं, नो नेवर, कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये शून्य नहीं हो सकता है, यानी आणविकता जो होगा कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। लेकिन आप देखो अभिक्रिया की कोटि, शून्य कोटि भी अभिक्रिया हम आपको बताए हैं, याद करिए, हम आपको लिखवाए हैं, डिराइव भी करवाए हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया बताए हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया जब भी बताए, इसका मतलब यह शून्य हो सकता है, यानी अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकता है। लेकिन अभिक्रिया की कोटि के जगह पर यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता पूछे तो अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बोलेगा क्या जीरो मोल N2 कभी हो सकता है क्या, जीरो मोल होता है क्या, बिल्कुल नहीं, कोई अभिक्रिया में जीरो नहीं होता है, ये होगा। अब देखो इसमें जब निकाले हो ये 3/2, ये भिन्न अंक में भी होगा, है ना, इसका अंक भिन्न अंक में भी होगा, लेकिन ये क्या होगा, होल नंबर होगा, पूर्णांक होगा, पूर्ण अंक होना चाहिए, है ना। इसमें बाय में 1/2 ऐसे करके नहीं निकालना, आप पूरा होल नंबर लिखना, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा, यहां पर इस दोनों में हम लोग को पूछेगा तो हम सब ऐसे ही अंतर लिखने वाले हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखेंगे। तो यानी क्या क्या समझे, इस दोनों में अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या सब समझ में आ रहा है, समझिएगा, आ रहा है समझ में। अब क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, ये होता है क्या, हम अभिक्रिया की कोटि क्या बोल रहे हैं, जो ये जो इस साइड में रिएक्टेंट के पावर में अभिकारक के सांद्रता जो होता है, अभिकारक, ये तो अभिकारक न है, इसका सांद्रता जो पावर में n होता है उसे ही क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की कोटि। और अभिक्रिया की आणविकता किसे बोलते हैं, ये अभिकारक जितना अणु होगा, यानी कुल अणु जो होगा किसका, अभिकारक का, इस साइड उत्पाद वाला नहीं, अभिकारक का जो कुल अणु होगा उसे ही क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की आणविकता। ये क्या होगा, शून्य हो सकता है, यह शून्य नहीं हो सकता है, ये भिन्न अंक में होता है ना, भिन्न अंक में भी हो सकता है, पूर्ण अंक में भी हो सकता है, ये है ना। और ये क्या होगा, ये आपका क्या हो सकता है, ये सिर्फ पूर्ण अंक में होगा, यानी पूर्णांक में हो सकता है, ये पूर्णांक में होता है, ये हम सब लिखेंगे। ये निगेटिव नहीं हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, -5 मोल, -10 मोल कभी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये सब हो जाएगा दोनों में अंतर, ठीक है। तो एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, ये समझिएगा फिर से एक बार, उसके बाद हम दोनों में आपको अंतर लिखवाने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब फिर से देखिए इसमें देखिए हम क्या बोल रहे हैं, जैसे आपके पास ये रिएक्टेंट है बाबू, ठीक है, इसके पास यहां पर ही क्या बन गया, आपका प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट बन गया, यहां से प्रोडक्ट है। जब इसका रेट बराबर आप निकालना चाहते हो, यदि आप इसका रेट निकालना चाहते हो तो यहां पर दिया रहेगा तभी निकालोगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रायोगिक मान है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, बार बार मैं बोल रहा हूं। तो ये के और आर के पावर में मान लेते हैं, रिएक्टेंट के पावर में मान लेते हैं एन है, यहां पर एन जो होता है यही क्या है, आपका अभिक्रिया की कोटि, ये क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, ये अभिक्रिया की कोटि है, ठीक है, ये अभिक्रिया की कोटि है। अब यहां पर और क्या हो सकता है, ये समझिएगा, यहां पर और क्या हो सकता है, यदि आपके पास दे दिया यहां पर H2 दे दिया, प्लस यहां पर O2 दे दिया है, और इक्वल्स यहां पर 2H2O बना दिया है, ऐसे करके रिएक्शन, और इसका रेट इक्वल्स दे दिया है आपका, ये H2 के पावर में ये 2, और यहां पर O2 के पावर में ये हाफ, है ना, O2 के पावर में हाफ, और यहां पर n बराबर बोल रहा है क्या निकालने के लिए, तो क्या होगा, ये 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस ये हाफ है तो हाफ लिखेंगे। देखो ये दिया रहेगा, ये इस रिएक्शन के आधार पर नहीं लिखे हैं आप, अभिक्रिया के आधार पर नहीं, ये गिवन है, तो क्या हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। ऐसे करके हम सब लिखते हैं, ये ऐसे हो गया, अभिक्रिया की कोटि ऐसे निकाल सकते हैं। और अभिक्रिया की आणविकता, ये अभिक्रिया की आणविकता कैसे निकालते हैं, देखिए ये रिएक्टेंट है और इससे आपका प्रोडक्ट बन गया,
ये मान लो m मोल है, ये मान लो n मोल दिया है, ये आपको दिया हुआ, ये m मोल है और ये n मोल है। तब अभिक्रिया की आणविकता जो निकालेंगे, ये अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, इधर कितना मोल है, ये m मोल, तो यहां m हो जाएगा। यहां जो दिया रहेगा अभिकारक का अणु, अभिकारक का जितना मोल होगा वो होगा। जैसे यहां पर फिर से देखो, यहां लिखा हुआ है, यहां पर 2H2 प्लस यहां पर O2 और इक्वल्स दे दिया यहां पर 2H2O। बैलेंस करना, बैलेंस करने के बाद ही तो यहां पर आणविकता की बात की जाए, है ना, यहां पर आणविकता की बात की जाए तो आणविकता कितना होगा बाबू, इधर है 2 मोल, इधर है 1 मोल, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फिर से देखिए, यहां पर आपके पास दे देगा ये 3H2 प्लस यहां पर दे दिया N2 और इक्वल्स बन गया यहां पर 2NH3, 2NH3। तो मुझे बताओ इसका आणविकता कितना हो जाएगा, इधर 3 मोल है, इधर नहीं कुछ है तो 1 मोल है, तो 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 4। तो आणविकता इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या ऐसे बना सकते हो, ऐसे आप कोई आणविकता निकाल सकते हो? कोई भी अभिक्रिया दिया रहेगा तो इसमें इसका आप बताओ इस दोनों का अंतर में क्या होगा। तो पहला बात जो समझे हैं वो हम फिर से बताना चाहते हैं, समझो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ मोलिकुलरिटी? इस दोनों में क्या अंतर है? ये क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, समझिए। किसी भी अभिकर्मक की सांद्रता के पावर में जो घातांक दिया रहता है, घातांक यानी पावर, उसे ही अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। और किसी भी अभिक्रिया में, ये समझ गए, फिर से समझो हम क्या बोल रहे हैं। यानी जब किसी का रेट लिखते हो, दर लिखते हो, वेग लिखते हो, हम क्या बोलना चाहते हैं, किसी अभिकर्मक या अभिकारक की सांद्रता के घातांक को, जो घातांक रहता है पावर में, उसी को न बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। और इसमें क्या लिखने वाले हैं, इसमें लिखने वाले हैं किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप, जो अभिक्रिया करते हो, किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो भी होगा, जो भी पदार्थ बने हम सबको, इसमें अभिकारक की कुल अणु, अभिकर्मक की कुल अणु जो होगा किसका, अभिकर्मक को, अभिकारक का कुल अणु को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का आणविकता कहा जाता है। यही कहते हैं। फिर से क्या बोलना चाहते हैं, यानी किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो भी पदार्थ होगा, तो कुल अभिकारक का अणु, कुल अभिकर्मक का अणु जो रहेगा उसे क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट, डिफिनीशन में लिखेंगे हम लोग। सेकंड में क्या बताना चाहते हैं, यह एक प्रायोगिक मान है। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है कि नहीं, क्योंकि ये आपको दिया रहेगा तभी निकाल सकते हैं। जबकि रेट लॉ दिया रहेगा, है ना, रेट इक्वल्स के आर के पावर समथिंग कुछ भी दिया रहेगा, तभी आप फाइंड कर सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, ये रेट का वैल्यू जो दिया रहेगा तो ये प्रायोगिक वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू, और ये क्या है, थियोरिटिकल वैल्यू, क्योंकि ये आप बैलेंस करोगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बैलेंस ना, तो आप बैलेंस करोगे सबसे पहले, उसके बाद ही इसको बना सकते हो। तो बैलेंस कर दिए हैं, किसी कोई भी रिएक्शन देगा, बड़ा बड़ा भी रिएक्शन आप जानते हो। अभी सिंपल लेना चाहते हैं थोड़ा आप, तो यहां पर जितना भी बैलेंस कर दिए, जितना मोल आया आणविकता, वो आणविकता हो जाएगा, है ना। ये होगा, ये क्या होगा, ये शून्य हो सकता है ना, ये शून्य हो सकता है, यह शून्य नहीं हो सकता है, ये पूर्ण अंक में होता है, ये निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, -5-10 मोल नहीं हो सकता है। तो ये सब जो होगा, इस दोनों में हम सब क्या लिखने वाले हैं, अंतर। तो क्या लिख सकते हैं, ये दोनों पता चल गया आपको। तो जल्दी से अब हेडिंग डालिए आप, अभिक्रिया की कोटि एवं अभिक्रिया की आणविकता में अंतर। अभिक्रिया की कोटि एवं अभिक्रिया की आणविकता में अंतर, ठीक है। और लेफ्ट साइड में आप ये लिख लो, लेफ्ट साइड में आप लिखो अभिक्रिया की कोटि, और राइट में लिख लो अभिक्रिया की आणविकता। जल्दी से लिख के दिखाइए। लेफ्ट में अब किसी को किसी में लिख सकते हो, उस साइड लिखते हैं अभिक्रिया की कोटि, इस साइड लिखते हैं अभिक्रिया की आणविकता। पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, है ना।
लिखिए इसमें अभिक्रिया की कोटि में लिखो पहला पॉइंट, अभिक्रिया की कोटि में लिखो पहला पॉइंट। लिखिए इसमें अभिक्रिया की कोटि में लिख लिए। अब इसको डिफाइन जब करेंगे तो क्या होता है, अभिकारक का सांद्रता जो होगा उसके घातांक जो रहता है ना, उसे ही क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो लिखिए, लिखिए किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप दिए गए वेग में, दिए गए वेग समीकरण में, दिए गए वेग समीकरण में, ये वेग समीकरण न है, दिए गए वेग समीकरण में, समीकरण में अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के घातांक को, अभिकारक की सांद्रता के घातांक को, अभिकारक की सांद्रता के घातांक को, ये अभिकारक की सांद्रता के घातांक को, घातांक को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। लिख लिए। अब इस साइड लिखो, इस साइड अभिक्रिया की आणविकता में पहला डिफिनेशन। अब अभिक्रिया की आणविकता में पहला पॉइंट, इसमें क्या लिखवाने वाले हैं फिर से समझो, समझ चुके हो आप, बहुत देर डिस्कस किए हैं दोनों में बीच में। इसमें क्या होगा, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो अभिकारक का कुल अणु होगा, नहीं कुल अणु किसका होगा, अभिकारक के साइड में ना, रिएक्टेंट साइड में ना, उसे ही क्या बोलते थे आप, अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, आ रहा है समझ में। लिखिए इसमें अभिक्रिया की आणविकता में लिखिएगा, किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक की कुल अणु, अभिकारक की कुल अणु को, अभिकारक की कुल अणु को, कुल अणु को कुल अणु को अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है, अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है, अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है, अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। हो गया। अब देखिए दोनों, अब यहां पर सेकंड पॉइंट में बताओ, ये सैद्धांतिक मान है कि प्रैक्टिकल मान है, प्रैक्टिकल मान है कि नहीं, प्रायोगिक मान है। तो ये लिखेंगे क्या, ये प्रायोगिक मान है और ये क्या हो जाएगा, सैद्धांतिक मान, क्योंकि ये थ्योरी से निकाले हैं ना, बाएं साइड में कितना होगा बैलेंस करने के बाद। तो इसमें क्या लिखेंगे, यह एक प्रायोगिक मान है, और इसमें क्या लिखने वाले हो, यह एक सैद्धांतिक मान है। ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तो लिखिएगा सेकंड पॉइंट में, अभिक्रिया की कोटि में सेकंड पॉइंट में लिखो, यह एक प्रायोगिक मान है, यह एक प्रायोगिक मान है, यह एक प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान है। उसमें लिखिए, अभिक्रिया की आणविकता में लिखिए, यह एक सैद्धांतिक मान है, यह एक सैद्धांतिक मान है, यह एक सैद्धांतिक मान है। हो गया, सैद्धांतिक मान है। देखिए अब थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट लिखो। अब थर्ड पॉइंट में इसका क्या हो सकता है, देखिए यह शून्य हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, नहीं यह शून्य हो सकता है, और यह भिन्न अंक हो सकता है क्या, हाँ
पूर्ण अंक भी होगा, ये शून्य भी होता, निगेटिव तो नहीं होता, निगेटिव नहीं लेते हम लोग, निगेटिव की चर्चा भी नहीं करते, लेकिन ये तो शून्य हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा, कभी भी अभिक्रिया बनेगा तो शून्य मूल तो होगा नहीं, कभी शून्य तो बनेगा नहीं, तो ये लिखेंगे। तो इसमें हम क्या लिखवाना चाहते हैं समझिएगा, यह भिन्न अंक भी होता है, यह क्या होगा, शून्य भी होता है, और इसमें क्या लिखेंगे, यह शून्य नहीं होगा, और अंक क्या होगा, यह पूर्णांक वैल्यू होगा। ठीक है, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो लिखिए इसमें अभिक्रिया की कोटि में थर्ड पॉइंट लिखेगा, लिखेगा यह 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 पूर्ण अंक यह पूर्ण अंक एवं भिन्न अंक दोनों होता है, पूर्ण अंक एवं भिन्न अंक दोनों होता है, दोनों होता है। इसमें लिखिएगा अभिक्रिया की आणविकता में लिखना, यह यह पूर्णांक में होता है, यह पूर्णांक में होता है, पूर्णांक मतलब पूर्णांक, यह पूर्णांक में होता है, यह पूर्णांक में होता है, अभिक्रिया की आणविकता में हो गया। अब फोर्थ में लिखो, लिखिए इसमें यह शून्य होगा कि नहीं होगा, लिखिएगा यह शून्य हो सकता है, 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 और इसमें लिखो यह शून्य नहीं हो सकता है, इसमें क्या होगा, यह शून्य नहीं हो सकता है, यह शून्य नहीं हो सकता है। ये दोनों में अंतर समझ में आया अच्छे तरीके से आपको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पर दोनों का एग्जाम्पल दिखा दीजिए, ये भी एग्जाम्पल दिखा दीजिए, उसमें भी एग्जाम्पल, दोनों का दिखा दीजिए नीचे में जल्दी से। जल्दी से दिखाओ या स्क्रीनशॉट लो। तुमको आ रहा है समझ में पूरा की थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड, लिखो जल्दी से, तुम लिख लो, चलिए आप भी लिखिए, जल्दी से लिखिए। हो गया बाबू, आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो, जल्दी करना जल्दी करना जल्दी करना जल्दी करना। दोनों लिख लिया, इस साइड उस साइड, मिटाए बाबू, हो गया होगा। अब देखिए इसमें कहीं पर भी देगा अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता, दोनों में अंतर इंपॉर्टेंट है, तो कहीं पर भी पूछेगा तो आप बता सकते हो किसी को भी, और एग्जाम में देगा तो लिख भी सकते हो। ठीक है, अब देखिए, तो अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर आपने अभी पढ़ा, कोई भी देगा तो आप निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिए कोई भी रिएक्शन लेना चाहते हैं, यहां पर कोई भी रिएक्शन लेना चाहते हैं, यहां दे दिया आपका N2O5 N2O5 और इक्वल से ये हीट कर रहे हैं, ये N2O4 और प्लस यहां पर ये हाफ O2, ये बैलेंस है या नहीं है ये पहले देखिए, तो बैलेंस है ही ना, बैलेंस है कि नहीं है, ये बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस तो बिल्कुल है, N2O5 N2O4 हाफ O2 मतलब 1O बैलेंस है। अब यदि इसका रेट भी दिया हुआ है, मान लेते हैं इसका रेट, हम सबका ये रेट हमेशा दिया रहेगा तभी निकाल सकते हैं। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि, तो रेट इक्वल्स दिया हुआ है यहां पर के, और N2O5 के पावर में यहां पर दे दिया हाफ। ठीक है, अब मुझे बताओ अभिक्रिया की कोटि इसका क्या होगा, हाफ होगा, नहीं अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता क्या हो जाएगा बता सकते हो क्या, बताओ अभिक्रिया की आणविकता कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि इस साइड में 1 दिया है, आगे में नहीं तो 1 है, यानी इसमें जो क्या क्या हो सकता है, इसमें अभिक्रिया
इसमें अभिक्रिया की कोटि जो होगा ये हो जाएगा, कोटि कितना हाफ है तो ये हाफ हो जाएगा। और इसी में अभिक्रिया की आणविकता की बात करें, तो क्या होगा, अभिकारक के साइड में कितने मोल है, 1 मोल है, नहीं कुछ है तो आगे में देखना, ये सब मत देख लेना, आगे में कितना है 1 है तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन इसी को थोड़ा पलटी करो, इसी इक्वेशन को थोड़ा पलटी कर देते हैं, तब क्या होगा फिर से समझिएगा। इसी को फिर से हम लोग, है ना, इसको पलटी कर देते हैं, यहां पर इस साइड में लिख देते हैं N2O4 प्लस यहां पर ये हाफ O2, और ये बन जाएगा हम सबका ये N2O5, और इसका रेट बराबर दे दिया है कि यहां पर N2O4 और यहां पर ये O2 ये दिया है 3/2, ऐसे करके दे दिया है मान लो। तो क्या करेंगे, तो देखिए इसका भी सेम कहानी, इसका देखिए यहां पर अभिक्रिया की कोटि निकालना चाहते हैं, तो अभिक्रिया की कोटि जब निकालोगे तो क्या हो सकता है, अभिक्रिया की कोटि N2O4 है ना, N2O4 प्लस हाफ 2, अभिक्रिया की कोटि देखिए यहां पर अभिक्रिया की कोटि, तो कोटि क्या होगा, यहां पर देखिए ये N2O4 के पावर में तो 1 है और O2 के पावर में क्या है 3/2, तो यहां पर क्या लिखोगे, यहां 1 प्लस क्या हो जाएगा 3/2, तो क्या हो जाएगा यहां पर 5/2, होगा कि नहीं होगा, होगा। और अभिक्रिया की आणविकता, यदि इसका अभिक्रिया की आणविकता निकालना चाहते हो, तो आणविकता इधर कितना मोल है, यहां 1 मोल है और इधर क्या है हाफ, तो 1 प्लस क्या करेंगे 1 प्लस हाफ, तो कितना आ जाएगा यहां पर 3/2, ऐसे निकाल सकते हैं। कोई भी दिया रहेगा तो आप ऐसे निकाल सकते हो, इसको इसी को बैलेंस करने के लिए ऐसे कई बैलेंस कर दे, तो देखिए यहां पर फिर से यदि आपको ऐसे करके दे दिया N2O4 है, यहां पर दे देगा 2N2O4 प्लस में यहां पर O2 और इक्वल्स में दे दिया 2N2O5, ऐसे बैलेंस है, देख लीजिए सबके सब बैलेंस है। और इसमें आपको रेट इक्वल्स दे दिया N2O4 और यहां पर ये O2 ये 2। अब बोलेगा, अब बताइए इसका आप निकालिए अभिक्रिया की आणविकता, पहले अभिक्रिया की आणविकता ही पूछ दिया, तो बताओ यहां पर क्या होगा, यहां पर 2 मोल है और यहां पर कितना है, नहीं है तो 1 मोल, तो 2 और प्लस 1 क्या होगा 3, ये 3 हो जाएगा अभिक्रिया की आणविकता। और यहां पर फिर से देखो अभिक्रिया की कोटि निकालना चाहते हो, अभिक्रिया की कोटि, तो कोटि क्या हो जाएगा, रेट जो दिया रहेगा N2O4 के पावर में कितना है 1 और ये O2 के पावर में कितना है 2, तो 1 प्लस 2 ये भी क्या हो जाएगा 3, तो इस टाइप का दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हो, यस और नो। जल्दी से ये भी देख लीजिए, तो आप कॉन्सेप्ट अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सबका कि नहीं है, कोई दिक्कत आप सबको, निकाल सकते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस पूछेगा अंतर तो भी लिख सकते हैं, और दोनों के दोनों स्पष्ट ऑब्जेक्टिव के लिए पूछेगा तो भी स्पष्ट होगा आप सबको, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सब लिख लीजिए बाबू, जल्दी से करिए, जल्दी करिए, इसको लिख लिया, जल्दी से बाबू स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए नेक्स्ट। हो गया, चलिए देखिए अब यहां पर अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की
कोटि आप सब पढ़ चुके हो। अब यहां पर थोड़ा और आगे चलते हैं, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, ऐसे करके एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, उसका नाम है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होता है समझिएगा, ठीक है। यहां पर देगा आपको क्या, ये छद्म ऐसे लिखा रहेगा, है ना, प्रथम कोटि अभिक्रिया, अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, ये छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया होता है क्या समझिएगा। छद्म मतलब होता है बहुत ही शॉर्ट इंटरवल, एक्चुअली ये होता है क्या, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया बहुत ही आसान है। समझिए फिर से इसको, क्या होता है, कोई कुछ ऐसा अभिक्रिया होती है जो देखने में द्वितीय कोटि की लगेगी लेकिन होती है प्रथम कोटि की, ठीक है। कुछ ऐसा अब क्या होता, अभिक्रिया होता है जो देखने में कोई अलग कोटि का लगेगा लेकिन वो होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया, उसे ही हम सब बोलते हैं क्या, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जो अभिकारक इसमें दो होते हैं, अभिकारक इसमें दो होते हैं, इसका मतलब क्या होगा, बोलेंगे सर जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है आर से पी, तो रिएक्टेंट की जगह पर दो रहेगा कम से कम पदार्थ। हाँ, हम क्या बोलेंगे, इसमें अभिकारक दो होते हैं, अभिकारक दो होते हैं मतलब ए प्लस बी बराबर कुछ भी बने, सी बने, सी प्लस डी बने, सी प्लस डी प्लस ई बने, एफ बने, जी बने, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर ए प्लस बी से बना होगा, ए प्लस बी है तो दो अभिकारक है कि नहीं, ये दो अभिकारक से बनता है। और ये जो आपके पास दो अभिकारक दिया हुआ है, इसमें दो अभिकारक से बनेगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझिएगा, यहां पर हम बोलना चाहते हैं क्या, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी अच्छे तरीके से समझना है आपको। इसमें दो अभिकारक से बनता है, दो अभिकारक होती है, तो ए प्लस बी बराबर सी बना, सी प्लस डी बना, सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बना, जितना बनाना है बना दो, लेकिन इस साइड में अब रिएक्टेंट साइड में ए प्लस बी बना, या बोलेंगे सर इधर ऐसे नहीं लिख सकते हो, सी प्लस डी से बन रहा है ए प्लस बी, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभिकर्मक जो होगा, यदि अभिकारक जो होगा वो क्या होती है, दो होती है, ठीक है, आ रहा समझ में, अभिकारक जो होगा वो क्या होगा, दो होती है। और एक इसमें से दो अभिकारक जो होगा, मान लेते ए प्लस बी बराबर आपको सी बना, तो ये दो अभिकारक में एक बहुत बड़ा सांद्रता होता है, एक बहुत बड़ा होता है, और एक क्या होता है, काफी छोटा होता है। दो सांद्रता जो होगा तो दोनों का एक का सांद्रता जो होगा वो काफी बहुत बड़ा होता है, अधिक मात्रा होता है, और एक क्या होता है, काफी छोटा होता है। जिसकी मात्रा बहुत बड़ा होता है उसमें थोड़ा परिवर्तन भी कर दोगे ना, थोड़ा बढ़ा दो थोड़ा घटा दो तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो छोटा है उस पर थोड़ा ही उसको मात्रा बढ़ा दो, सांद्रता बढ़ा दो या घटा दो, तो वेग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, वेग पर क्या होता है, बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसलिए अधिक वाला प्रभाव पदार्थ जो रहता है उसको हटा देते हैं हम सब, नगण्य कर देते हैं हम सब, हटा देते हैं, इसे ही बोलते हैं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। वैसे बोर्ड पर जरा समझ में आएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं, समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं जो क्या होगा, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है क्या, है ना, ये क्या होता है, ये इसमें दो अभिकारक होता है, क्या कितने अभिकारक होते हैं, दो अभिकारक होता है। अब उसमें से एक अभिकारक बहुत बड़ा होता है और दूसरा अभिकारक क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। जो बहुत बड़ा अभिकारक होता है, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा वाला सांद्रता वाला पदार्थ होता है, उसकी मात्रा कम कर देने से थोड़ा या ज्यादा कर देने से थोड़ा पर उस पर कोई प्रभाव उतना खास नहीं पड़ता है। लेकिन जो छोटा पदार्थ वाला सांद्रता होगा उसको यदि कम कर दोगे या हटा दोगे, है ना, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
और वो अभिक्रिया होता है देखने में कोई अन्य कोटि की लगती है, लेकिन होता है क्या, प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसे ही छाद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल है, आपको ले लेगा। देखिए यहां पर मान लेते हैं ईस्टर ले लेते हैं, ठीक है, ईस्टर ले लेते हैं, चलो आर, ये CO और OR दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ R1 कर देते हैं, R2 अल्काइल ग्रुप है ये, और इस पर यहां पर मान डाल देते हैं क्या, H2O, क्या डालते हैं, H2O। ये टूटता है कैसे, H में और OH में, H पर प्लस OH पर माइनस, ये तोड़ देते हैं ऐसे, ये पर प्लस माइनस, तो देखो माइनस आएगा किसके पास, प्लस के पास, तो ये R1COO जाएगा माइनस किसके पास, इस H के पास, तो यहां बन जाएगा R1CO और यहां पर OH, नहीं ये O के पास आ जाएगा H, इसके पास H, और ये R2 के पास क्या जाएगा, ये OH, तो ये बन जाएगा हम सबके पास क्या, R2 और OH, ये ऐसा बना। अब ये देखने में इसमें देखो अभिकारक कितना है, ये ईस्टर है, ये क्या है आपका, ये ईस्टर है, और ये तो जल है ही आपका वाटर, ठीक है, ये पता है। तो अब देखिए ये ईस्टर है, ये जल है, ये RCO के जल है, ये देख इसमें क्या है, दो अभिकारक है, नहीं है, जल भी है और ईस्टर भी है, दो अभिकारक है कि नहीं है, दो अभिकारक है, तो देखने में लग रहा है अलग कोटि का, दो कोटि हो सकता है ना, 1 मान लेते हैं, तो यहां पर दो, लेकिन है अलग, इसमें जल मान लेते हैं बहुत बड़ा है, जल क्या है हम सबका, बहुत अधिक पदार्थ वाले सांद्रता वाले पदार्थ है, और ईस्टर क्या है, बहुत ही कम है। तो अब यहां पर होता है क्या, जब इसका निकालते हैं तो रेट बराबर, समझिएगा यहां पर रेट बराबर, ठीक है, यहां पर ये K, ये सांद्रता किसका होगा, यानी R1, यहां पर क्या है COO और R2 है, और यहां पर क्या है, फिर ये H2O है कि नहीं, ये क्या है, H2O है। अब यहां पर क्या करते हैं, H2O को हटा देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तब क्या होगा, यहां पर K रहने देते हैं और K डैश कर देते हैं, यहां पर हटा दिए K H2O को, K और H2O को लिख देते हैं K डैश, और यहां लिख देते हैं क्या, R1COO और R2, तो नहीं पावर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1, तो 1 आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया। यहां से देखने में लग रहा है 2 है, 1 और 1 2 है, लेकिन H2O को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो यहां पर बच गया क्या, 1। यानी कुछ ऐसे अभिक्रिया होती हैं जो एक्चुअल में देखने में प्रतीत होता है अन्य कोटि की अभिक्रिया, लेकिन होता है क्या, प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या बोल रहे हैं समझो, सिंपल वैसे लिख देने वाले हैं। छात्र प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है तो कोटि कभी भी निकालेंगे तब तो ये तो रेट दिया रहेगा तभी ना निकालोगे, क्योंकि प्रायोगिक वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, तो बताए हैं आप। अब यहां पर क्या बोला है, तो कुछ ऐसे अभिक्रिया होती हैं जो देखने में अन्य कोटि की प्रतीत होती है, लगता है, लेकिन होता है क्या, प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, उसे ही बोलते हैं छाद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। आपसे पूछ सकता है, बताओ छाद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या बोलते हैं, सिंपल है, बोलेंगे कुछ ऐसा अभिक्रिया होती है जो देखने में लगेगा, प्रतीत होगा, मालूम पड़ेगा, जो क्या होगा, अन्य कोटि की है, लेकिन वास्तविकता में वो प्रथम कोटि की होती है, उसे ही क्या बोलते हैं, छाद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसमें होता है क्या, इसमें दो अभिकारक होता है, क्या होता है, दो अभिकारक होता है, दो कोई ले लेते हैं, दो अभिकारक होता है, और दो अभिकारक होती है, जैसे A प्लस यहां पर और भी ले सकते हैं हम सब, यानी A प्लस बी इक्वल्स क्या बन गया, C प्लस डी भी कर सकते हो, तो A प्लस बी, इसमें क्या होगा, दो अभिकारक होती है, एक अभिकारक जो होता है उसकी सांद्रता क्या होता है, काफी अधिक होती है, दूसरे की क्या होती है, काफी कम होती है। जिसकी सांद्रता काफी अधिक होती है उसका थोड़ा सा मात्रा अधिक कर दो या थोड़ा सा मात्रा कम कर दो तो कोई भी प्रभाव वेग पर नहीं पड़ता है, यही बता रहे हैं। और जो छोटा वाला पदार्थ है, थोड़ा भी उसका परिवर्तन करोगे तो वेग में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जो बड़ा वाला पदार्थ है उसको ही हटा देते हैं, तो छोटा वाला हटा दोगे तो प्रभाव पड़ने लगेगा, इसलिए तो इसे ही हम सब क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को छाद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। बिल्कुल थ्योरी है, इस पर प्रॉब्लम सब नहीं है,
एक भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका प्रॉब्लम नहीं बनाना है, सिंपल थ्योरी पढ़ने हैं। आप सबको पूछ सकता है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, तो मुझे बताओ, क्या बता सकते हो आप? इसी को लिखेंगे तो पेज के पेज भर सकते हैं हम सब, लेकिन 2 मार्क्स का आता है तो क्या लिखेंगे? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? हम क्या बताना चाहते हैं? कुछ ऐसे अभिक्रिया होती है जो अन्य कोटि की प्रतीत होती है, मालूम होती है, लेकिन वह वास्तविकता में प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। यही ना बोल रहे हैं? उसे क्या बोलेंगे? छद्म कोटि प्रथम अभिक्रिया, छद्म कोटि या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। आ रहा समझ में? ये होता है। और इसमें होता है क्या? इसमें और क्या लिखने वाले हैं? लिखेंगे इस अभिक्रिया में 2 अभिकारक होती है। नहीं लिखेंगे? ये नहीं बोले हैं? क्या होती है? कितने? 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, नहीं, 2 अभिकारक होती है। एक अभिकारक की सांद्रता काफी अधिक होता है और दूसरे अभिकारक की सांद्रता काफी कम होती है ना? जिसका अभिकारक की सांद्रता काफी अधिक होगी, अधिक मात्रा वाली होगी, उसमें थोड़ा सा भी मात्रा आप बढ़ा देते हो सांद्रता या घटा देते हो, क्या वेग पर प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है। लेकिन छोटा सांद्रता वाला जो पदार्थ है उस पर यदि थोड़ा बढ़ा दोगे या घटा दोगे तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसी अभिक्रिया को भी क्या बोलते हैं? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। ऐसे ऐसे करके दिखा देंगे, बस काम खत्म। कोई दिक्कत छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया में? आ रहा है समझ में? ये थ्योरी है, तो आप हेडिंग डालिए, आप छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी से हेडिंग डालेगा, सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आप सबको, जल्दी से करिएगा। सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, जल्दी करिए। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया लिखिए। कुछ ऐसे अभिक्रियाएं होती है, कुछ ऐसे अभिक्रिया होती है, कुछ ऐसे अभिक्रिया होती है, कुछ ऐसे अभिक्रिया होती है जो 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 अन्य कोटि की प्रतीत होती है, 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 परंतु 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 वास्तविकता में वास्तविकता में परंतु वास्तविकता में वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, कोमा कोमा छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है, अभिक्रिया कहा जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज कर लो, पैराग्राफ चेंज करो और लिखो इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में 2 अभिकारक होती है, 2 अभिकारक होती है, 2 अभिकारक होती है, 2 अभिकारक होती है। एक अभिकारक की सांद्रता, एक अभिकारक की सांद्रता, एक अभिकारक की सांद्रता बहुत अधिक होती है, जबकि बहुत अधिक होती है, जबकि बहुत अधिक होती है, जबकि जबकि दूसरी अभिकारक की सांद्रता, जबकि दूसरी अभिकारक की सांद्रता, जबकि दूसरी अभिकारक की सांद्रता बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है।
कम होती है, जिस अभिकारक की सांद्रता, जिस अभिकारक की सांद्रता, जिस अभिकारक की सांद्रता सांद्रता अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है, उसमें उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करने पर, थोड़ा बहुत परिवर्तन करने पर, थोड़ा बहुत परिवर्तन करने पर, थोड़ा बहुत परिवर्तन करने पर वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु परंतु जिसकी सांद्रता कम होती है, जिसकी सांद्रता कम होती है, जिसकी सांद्रता कम होती है, उसमें 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 थोड़ा परिवर्तन करने पर, उसमें थोड़ा परिवर्तन करने पर, उसमें थोड़ा परिवर्तन करने पर, थोड़ा परिवर्तन करने पर, थोड़ा परिवर्तन करने पर बहुत बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, पड़ता है। इस प्रकार के अभिक्रिया को, इस प्रकार की अभिक्रिया को, इस प्रकार की अभिक्रिया को छद्म छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। ये लिख के दिखा दो, जल्दी से लिखिए। बस थ्योरी है, इस पर प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ में आ गया होगा आपको। इसको लिखेंगे कैसे और कैसे बता सकते हैं, है ना। जैसे मर्जी वैसे आप लिख सकते हो, आपको पता होना चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी करिए। स्क्रीनशॉट ले लिए बाबू, हो गया, लिख लिए। अब देखो, अब ये इसमें थ्योरी हम सबको इसमें इतना है। अब यहां पर इसमें से हम लोग को प्रॉब्लम जितने भी हैं, कुछ क्वेश्चन सब आप बना होगा, कुछ क्वेश्चन सब नहीं भी बना होगा। तो देखो, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग को एक क्वेश्चन लगे, एक क्लास लगे, दो क्लास लगे, उससे मतलब नहीं है। सारे के सारे हम सब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं, सब के सब बना लेने वाले हैं। तो आज आप पूरे के पूरे अच्छे तरीके से घर पर पूरा बनाओगे। तो इंटेक्स का क्वेश्चन जितने भी है, पार्ट निहित का क्वेश्चन, ठीक है, और एक्सरसाइज का भी, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ये सारे के सारे बना लोगे, ठीक है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन है, पहला से जितना 1.5, 1.2, 1.1 जितने भी है, हाँ ना, ये 4.1 से स्टार्ट होगा, 4.1 से ही स्टार्ट, क्योंकि 4 चैप्टर है ना, तो 4.1 से स्टार्ट होगा। तो 4.1 से 10, 12, 15 क्वेश्चन इंटेक्स में क्वेश्चन है। अब 20, 25 क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज क्वेश्चन में, 40, 45, 50 क्वेश्चन के लगभग है। उसमें से बहुत सारा तुम बना लिए हो ऑलरेडी, ठीक है बाबू।
और कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, उसको पूरे के पूरे अच्छे तरीके से एक बार देख लेना, कहीं कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत होता है क्या, या लॉग का वैल्यू आपको नहीं पता है क्या, ये जहां पर भी कोई दिक्कत होगा तो उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, सर यहां पर हम फंस रहे हैं। ठीक है, नंबर आपको पता होगा कोचिंग का 72772704 और 03। कॉल नहीं करने हैं, इस पर हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। ठीक है, 7277270403। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, इस पर आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, कहां पर आपको दिक्कत हो रही है। वैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, फिर भी कोई क्वेश्चन, क्योंकि जो ये किसके लिए है, जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए। अब जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है वो तो कोई बात नहीं, वो तो क्यों आप बनाएंगे, आप क्यों भेजेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर इंटेक्स का एग्जाम कोई भेजेंगे तो पता चले, तो क्वेश्चन नंबर भी आप कोई अदर से भी बुक है, कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है फिर, है ना। तो जिस क्वेश्चन जो भी आपसे नहीं बना है, जहां तक आपसे बना है ट्राई जरूर करना, क्योंकि देखते हैं जो आप कहां तक पहुंच पाते हो। ये किसके लिए, जो क्वेश्चन घर पर बना रहा है उसके लिए, जो बना ही नहीं रहा है उसको प्रॉब्लम कुछ होगा ही नहीं, है ना, वो तो बैठे रहेगा, उससे क्वेश्चन कोई बना ही नहीं रहा है, सोच रहा है सर जितना बता रहे हैं वो ठीक है, बस वो कर लेंगे। ठीक है, हम तो मैक्सिमम 99.99625% कर ही ले रहे हैं, लेकिन 0.00 समथिंग परसेंट तो तुम लोग भी करो, कुछ तो करो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, खराबी तो नहीं करेगा, है ना। तो ये तो आप ये ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर को हम सब इत्यलम करने वाले हैं, द एंड करने वाले हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और सीरियली पढ़ रहे हैं, 4 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से किए हो आप, फिर 5वां भी बहुत अच्छे से करेंगे, 6ठा भी अच्छे से करेंगे, तो इसमें जो थ्योरी बचा हुआ वो, और पूरी क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से हम लोग कर लेने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद अब कोई क्लास नहीं है अभी, अब शाम में बायोलॉजी होगा, अभी कॉल करके पूछने की आवश्यकता आप सबको नहीं है। कल बात वैसे आप माने हो, हमारा कल बोले थे कॉल उल सब नहीं करना है इतना, क्योंकि बहुत कॉल आता है, बच्चा सब थोड़ा बात माना है, कुछ बच्चा बोला नहीं सर, गाने सर को एक बार कॉल करके सर हाल समाचार कैसे नहीं पूछेंगे, तब ठीक है मैसेज कर लेंगे, लेकिन सर गुस्सा आ जाएंगे तो फिर समझ जाओ, इसलिए बार बार आप परेशानी नहीं डालना है। अभी क्लास, अभी इसके बाद कोई क्लास नहीं है, फिर कल 6:30 बजे से, और शाम में क्लास है मैथ का भी, नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लेना, नोटिफिकेशन गया होगा आवश्यक सूचना का, मैथ्स भी है, 7 बजे से मैथ भी है, बायोलॉजी भी है, वो टाइमिंग है ही, कॉल नहीं करना है आपको, सिर्फ नोटिफिकेशन देख लेने हैं, नोटिफिकेशन चला गया होगा आपको, जाके जो लगा हुआ है ना शेड्यूल यूट्यूब पर, वो जाके देख लेना है, क्योंकि कॉल क्या होता है ना, आप बार बार करेंगे तो बहुत सारे हैं, आप अकेले नहीं ना है जो आप रिप्लाई कर लिया जाए, रिप्लाई देना भी पड़ता है, और बहुत सारे लोग हैं, है ना, सब कॉल कर करके कुछ कुछ क्वेश्चन तो वैसे पूछते हैं, सर क्लास होगा कल, कल सैटरडे है सर, परसों संडे है, फिर ये है वो है, 3 दिन बाद भी पूछता है सर कब खुलेगा, क्यों नहीं खुल रहा है सर, कोचिंग कब से खुलेगा। अब ऐसी सी बात का जिसके पास मेरे पास भी जवाब नहीं है, अब टाइम पास करने के लिए फोन करते हैं, गलत काम है बाबू, ऐसे मेरे बच्चे नहीं करेंगे बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और केमिस्ट्री में पूरे इंटेक्स का क्वेश्चन और एक्सरसाइज का क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है, जो नहीं बना उसको बस जहां तक बना पा रहे हो वो भेजना, कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत है कि लॉग में कि कहां पर क्या गलत फॉर्मूला लगा रहे हो, ये भी हम चेक कर लेंगे। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कोचिंग वाला नंबर है, इस पर आप कर लेंगे, ये सर्च करेंगे, और कल इस चैप्टर को हम सब पूरे के पूरे समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, बस आज हम सब यही करेंगे। जो बच्चा सब्सक्राइब किए हो अच्छी बात है, जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लेंगे, आपका नोटिफिकेशन जाते रहेगा, कि कंटिन्यू आपका सिलेबस आगे बढ़ रही है हर पेपर में, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अभी फीस प्लस सर को थोड़ा तबियत खराब है, सर को अभी ठीक होके फिर वो भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन तब जो पढ़ाई अभी चल रही है उस पर आप अभी जम के लगिए। ठीक है, सारा चलने लगेगा, तब तक के लिए बाय।